दिल्ली में एक घटना हुई और उसके बाद भारत पाकिस्तान सीमा पर जो कुछ हो रहा है वो सामान्य तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। हमारे पास जो स्रोत हैं, सैटेलाइट तस्वीरें हैं, कुछ खुफिया रिपोर्ट्स हैं और कई रणनीतिक विश्लेषण भी, वो सभी की तरफ इशारा कर रहे हैं। सीमा पर तनाव तो देखिए हमेशा रहता है, लेकिन इस बार बात कुछ और है। बिल्कुल। आज हम इन्हीं स्रोतों की गहराई में उतरकर 3 चीजें समझने की कोशिश करेंगे। 1, कि सीमा पर जमीनी हकीकत असल में है क्या? हाँ। 2, इस असाधारण तनाव के पीछे की असली वजह क्या है? और 3, जो सबसे दिलचस्प है, भारत की वो नई पीढ़ी की युद्ध तकनीकें जिनका जिक्र इन रिपोर्टों में बार-बार आ रहा है। ये पारंपरिक लड़ाई से बहुत आगे की दुनिया है। हाँ, ये गोलियों और बमों से बहुत आगे की बात लगती है। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। तो सबसे पहले जमीन पर हो क्या रहा है? रिपोर्ट्स तो कह रही हैं कि भारतीय सेना की तैनाती ऐसी पहले कभी नहीं देखी गई। अभूतपूर्व शायद सही शब्द होगा इसके लिए। जो नियंत्रण रेखा है LOC, उस पर लगभग 34 किलोमीटर का एक हिस्सा है। जी। उस पर भारत ने पूरी तरह से अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया है। और ये सिर्फ कुछ सैनिकों की गश्त नहीं है। स्रोतों के मुताबिक 60,000 से ज्यादा सैनिक। 60,000 सैनिक, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। बहुत बड़ी। और साथ में टैंक रेजिमेंट, तोपखाने, भारी तैनाती की गई है। लेकिन इन रिपोर्टों में एक तकनीकी शब्द का जिक्र है। टैंकों को लॉ कॉमन मोड में रखा गया है। इसका क्या मतलब है आम भाषा में? ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। लॉ कॉमन मोड का सीधा मतलब है कि टैंक सिर्फ सीमा पर खड़े नहीं हैं, उनके सिस्टम पूरी तरह एक्टिव हैं और वो किसी भी पल फायर करने के लिए तैयार हैं। ओह। ये एक तरह से कह सकते हैं अंतिम चेतावनी होती है। ये दिखाता है कि सेना सिर्फ अपनी मौजूदगी नहीं जता रही, बल्कि एक निश्चित कार्रवाई के लिए तैयार बैठी है। मतलब ये सिर्फ दिखावा नहीं, ये असली तैयारी है। और सिर्फ जमीन पर ही नहीं, हवा में भी कुछ असाधारण हो रहा है। हाँ, पूरी तस्वीर देखनी होगी। LOC और POK के बड़े हिस्से को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। नो फ्लाई जोन? मतलब उस हवाई क्षेत्र पर भारत का पूर्ण नियंत्रण है। कोई भी अनाधिकृत विमान वहां उड़ नहीं सकता। राफेल लड़ाकू विमान, वो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के साथ लगातार उड़ान भर रहे हैं। और S-400 का भी जिक्र है? हाँ, और सबसे बड़ी बात, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी सीमा पर एक्टिवेट कर दिया गया है। S-400 की तैनाती तो अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। लेकिन एक और बात जो इन रिपोर्टों में है और जो मुझे सबसे ज्यादा चौंका रही है, वो है आसपास के गांवों को खाली कराया जाना। ये तो तभी होता है जब ऑपरेशन बस शुरू ही होने वाला हो। सही पकड़ा आपने। जब आप इन सभी चीजों को एक साथ जोड़ते हैं, भारी सैन्य तैनाती, टैंकों का रेडी टू फायर मोड, नो फ्लाई जोन और गांवों का खाली होना, तो एक ही तस्वीर बनती है कि ये कोई रूटीन अभ्यास नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक बड़े, सुनियोजित और आक्रामक ऑपरेशन की अंतिम तैयारी है। जाहिर है पाकिस्तान में भी इसकी हलचल होगी। उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है इन स्रोतों के अनुसार? पाकिस्तान की प्रतिक्रिया में घबराहट साफ दिख रही है। एक तरफ पाक सेना प्रमुख जनरल मुनीर के अमेरिका जाकर डोनाल्ड ट्रंप से मिलने की खबरें हैं। ट्रंप से? ये दिलचस्प है। हाँ, जो दिखाता है कि वो किसी भी तरह का राजनयिक समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ सैन्य तैयारी और दूसरी तरफ अमेरिका में मदद की गुहार। यहाँ एक और विरोधाभास है। जहाँ सेना प्रमुख अमेरिका में है, वहीं जमीन पर रिपोर्टें दावा कर रही हैं कि पाकिस्तानी सैनिक वो डर के कारण कई अग्रिम चौकियों को खाली कर भाग रहे हैं। चौकियां खाली कर रहे हैं? जी। इतना ही नहीं, तुर्की और सऊदी अरब जैसे पाकिस्तान के जो पारंपरिक सहयोगी हैं, वो भी इस मामले से साफ तौर पर दूरी बना रहे हैं और अंदरूनी तौर पर कराची, इस्लामाबाद, लाहौर जैसे शहरों में दहशत का माहौल बताया जा रहा है। तो जमीन पर माहौल पूरी तरह से जंग का बना हुआ है और पाकिस्तान कूटनीतिक तौर पर अकेला पड़ता दिख रहा है। लेकिन ये सब हुआ क्यों? अचानक इतना सब कुछ? इन रिपोर्टों के मुताबिक इसकी जड़ दिल्ली में हुए एक धमाके से जुड़ी है। हाँ, और ये कोई मामूली हमला नहीं था। जब जांच एजेंसियों ने इसे खंगाला तो जो परतें खुली वो चौंकाने वाली थीं। ये कोई साधारण रिमोट ब्लास्ट नहीं था, ऐसा कहा गया है? नहीं, रिपोर्ट्स में इसे ड्यूअल ट्रिगर मैकेनिज्म कहा गया है। एक मिनट, ड्यूअल ट्रिगर, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब इसे निष्क्रिय करना लगभग नामुमकिन था। इसमें 2 अलग-अलग तरीकों से विस्फोट किया जा सकता था, जो बहुत ही परिष्कृत तकनीक है। लेकिन असली सुराग तो तब मिला जब ब्लास्ट में इस्तेमाल हुए सर्किट की जांच की गई। उसमें क्या मिला? उस पर एक सीरियल नंबर था और वो सीरियल नंबर सीधे पाकिस्तान की 3 फैक्ट्रियों से जुड़ा हुआ पाया गया। सही कहा।
ये एक ऐसा सबूत था जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। ये तो सीधा सीधा सबूत है, मतलब अब अनुमान लगाने की कोई गुंजाइश नहीं रही। बिल्कुल। और जब आप इसे पोके से पकड़े गए एन्क्रिप्टेड रेडियो संदेशों के साथ जोड़ते हैं, हाँ, उनमें भी कुछ कोड वर्ड्स की बात है। जी, दिल्ली ऑपरेशन क्लीन और फाइनल वेव कंफर्म जैसे कोड वर्ड इस्तेमाल हुए, तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। इन संदेशों में हमले के मास्टरमाइंड का भी जिक्र है, जिसका कोड नेम शाहबाज है, एक पूर्व सैन्य प्रशिक्षित ऑपरेटिव बताया जा रहा है। तो भारत इसे अब सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं मान रहा है, ये एक तरह से अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला है ना? आपने सही समझा। इन सभी सबूतों के आधार पर भारत का नजरिया पूरी तरह बदल गया है। ये अब आतंकवाद नहीं, बल्कि एक राष्ट्र द्वारा प्रायोजित हमला माना जा रहा है। और यही खुफिया जानकारी भारत की इस आक्रामक प्रतिक्रिया की नींव है, जिसे कुछ स्रोत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का नाम दे रहे हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि भारतीय एजेंसियों ने दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर होने वाले एक और बड़े हमले की योजना को समय रहते विफल कर दिया। मतलब ये कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि एक पूरी श्रृंखला की योजना थी। और इसीलिए भारत की प्रतिक्रिया भी उतनी ही गंभीर और बहुस्तरीय है। बिल्कुल। अगर भारत की प्रतिक्रिया इतनी बड़ी और आक्रामक है, तो ये सिर्फ सैनिकों और टैंकों के दम पर तो नहीं होगी। जैसा कि इन रिपोर्टों में इशारा किया गया है, असली कहानी तो उन हथियारों की है जो दिखाई भी नहीं देते। हाँ, और यहीं से ये मामला पारंपरिक युद्ध से हटकर भविष्य के युद्ध जैसा दिखने लगता है। पहला नाम जो इन स्रोतों में बार बार आ रहा है वो है प्रोजेक्ट काली। सुनने में बड़ा रहस्यमयी लगता है। ये है क्या? काली यानी किलो एम्पेयर लीनियर इंजेक्टर। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये कोई लेजर बीम नहीं है, जैसा ज्यादातर लोग सोचते हैं। लेजर नहीं है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम का एक हथियार है। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम, इसे आसान शब्दों में कैसे समझे? ये करती क्या है? कल्पना कीजिए कि ये एक अदृश्य और खामोश बिजली का झटका है, लेकिन खरबों गुना ज्यादा शक्तिशाली। ये बीम जब किसी इलेक्ट्रॉनिक टारगेट से टकराती है तो उसके सर्किट को सचमुच फ्राई कर देती है। फ्राई करना मतलब जैसे माइक्रोवेव में होता है वैसे कुछ? लगभग वैसा ही, लेकिन 1 सेकंड से भी कम समय में और बहुत ज्यादा तीव्रता के साथ। सोचिए, पाकिस्तान की शाहीन या गजनवी जैसी मिसाइलें। हाँ, जो पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक गाइडेंस पर निर्भर हैं। बिल्कुल, उन्हें ये हथियार लॉन्च पैड पर खड़े खड़े ही बेकार कर सकता है। उनके अंदर के नाजुक सर्किट जल जाएंगे और वो मिसाइल बस संग्रहालय का कबाड़ बनकर रह जाएगी। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये हमला पूरी तरह से खामोश होगा। कोई धमाका नहीं, कोई आवाज नहीं। दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि उसके हथियार क्यों काम नहीं कर रहे हैं। यही बात इसे युद्ध के नियमों को बदलने वाला हथियार बनाती है। तो इसका मतलब असली हथियार शक्ति नहीं बल्कि खामोशी है। एक ऐसा हमला जिसका कोई सबूत ही नहीं है। सही कहा। और इसी कड़ी में अगला नाम आता है दुर्गा 2 का। हाँ, दुर्गा 2 यानी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। स्रोतों के मुताबिक ये 100 किलोवाट का ऊर्जा हथियार है। ये काली से कैसे अलग है? अगर काली दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक्स को अंदर से जलाती है, तो दुर्गा 2 दुश्मन के धातु को बाहर से पिघला सकती है। लेकिन इसका सबसे खतरनाक पहलू इसकी तैनाती है। इसे विमानों और जहाजों पर लगाया जा सकता है। मतलब ये एक मोबाइल हथियार बन जाता है। जी। इसका कोई उदाहरण है इन रिपोर्टों में कि ये असल लड़ाई में क्या कर सकता है? एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। सोचिए, एक भारतीय जेट 100 किलोमीटर दूर से दुश्मन के F-16 फाइटर जेट पर दुर्गा 2 से 1 माइक्रोसेकंड के लिए ऊर्जा की बीम मारता है। सिर्फ 1 माइक्रोसेकंड? बस यह बीम F-16 के नाक में लगे संवेदनशील सेंसर से टकराएगी। और नतीजा? 1 मिनट, मतलब कोई मिसाइल नहीं, कोई धमाका नहीं, और पायलट को शायद पता भी नहीं चलेगा कि हुआ क्या। बस उसका प्लेन अचानक बंद हो जाएगा। बिल्कुल। उस बीम से पैदा हुई अत्यधिक गर्मी F-16 के पूरे कंप्यूटर सिस्टम को एक झटके में फ्रीज कर देगी। पायलट के सामने सारी स्क्रीन काली हो जाएंगी और वो विमान हवा में ही लोहे के एक बेकाबू बक्से की तरह नीचे गिर पड़ेगा। और जब जांच होगी तो उसके ब्लैक बॉक्स में क्या मिलेगा? बस इतना ही कि सेंसर फेलियर या सिस्टम ओवरहीट हुआ। पीछे कोई सबूत नहीं बचेगा, ना मिसाइल का टुकड़ा, ना गोली का निशान। ये एक अदृश्य हत्या होगी। ये तो सोचने में भी डरावना है। मतलब आप दुश्मन को खत्म कर सकते हैं और दुनिया को पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ किया है। इस लिस्ट में एक और नाम है जो किसी फिल्म जैसा लगता है, मायावी 2.0।
जैसा नाम वैसा काम। ये नाम इसे पूरी तरह से परिभाषित करता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है और इसका एकमात्र काम दुश्मन को धोखा देना, उसे भ्रमित करना है। ये दुश्मन के लिए एक मायाजाल बुनता है। मायाजाल मतलब भारतीय जेट को रोकने के लिए अपनी 10 मिसाइलें दागता है। और वो सब बेकार जाती हैं। हाँ, वो 10 मिसाइलें हवा में खाली जगह पर जाकर फट जाती हैं क्योंकि वो टारगेट असल में था ही नहीं, उसे मायावी ने पैदा किया था। तो ये दुश्मन के संसाधनों को बर्बाद करने का एक तरीका है। सिर्फ वही नहीं, ये दुश्मन के पायलटों को एक झूठी जीपीएस दुनिया में फंसा सकता है। उन्हें लगेगा कि वो अपने बेस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन असल में मायावी उन्हें किसी पहाड़ की तरफ ले जा रहा होगा। ये तो दुश्मन को खुद से ही लड़वाने वाली बात हो गई। यही इसका सबसे घातक पहलू है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, क्या होगा जब दुश्मन खुद से ही लड़ने लगे? मायावी 2.0 दुश्मन की वायुसेना को आपस में ही उलझाकर खत्म कर सकता है, बिना एक भी गोली चलाए। तो काली, दुर्गा, मायावी ये अलग-अलग हथियार नहीं हैं। इन रिपोर्ट्स को पढ़कर लगता है कि ये एक बड़ी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। तो क्या है ये नई युद्ध रणनीति? यह सब एक नेटवर्क केंद्रित ग्रिड का हिस्सा है। ये एक ऐसी प्रणाली है जहां सैटेलाइट, जमीनी रडार, नौसेना, वायुसेना और डीआरडीओ का एआई संचालित दिमाग एक साथ एक ही समय पर काम करता है। इसे आसान भाषा में कैसे समझें? क्या ये एक तरह का सुपर ब्रेन है जो सब कुछ देख रहा है और फैसले ले रहा है? बिल्कुल सही। एक ऐसा दिमाग जो पाकिस्तान के किसी बेस से उड़ते हुए जेट को सिर्फ उसके इंजन की गर्मी से पहचान सकता है, उसकी दिशा का अनुमान लगा सकता है और उसे नष्ट करने के लिए सबसे अच्छा हथियार कौन सा है, ये तय करके तुरंत सिग्नल भेज सकता है। ये तो मानव गति से कहीं ज्यादा तेजी से काम करता है। कहीं ज्यादा। और इसी ग्रिड में एक और भयानक हथियार का जिक्र है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यानी ईएमपी हमला। हाँ, ये सुनने में तो सबसे ज्यादा विनाशकारी लगता है। ये कैसे काम करता है? ईएमपी हमला शायद इन सब में सबसे विनाशकारी है, क्योंकि इसका असर बहुत बड़े इलाके पर होता है। ये बिना किसी पारंपरिक विस्फोट के सिर्फ एक शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक पल्स से पाकिस्तान और चीन की सीमा से लगे 300-400 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हमेशा के लिए जला सकता है। हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब सिर्फ सैन्य रडार और मिसाइल साइट्स ही नहीं, बल्कि मोबाइल टावर, पावर ग्रिड, अस्पताल, गाड़ियां, सब कुछ। सब कुछ। जो भी चीज बिजली या बैटरी से चलती है वो 1 सेकंड में खत्म हो जाएगी। ये किसी भी देश को एक झटके में 200 साल पीछे धकेल सकता है। और सबसे बड़ी बात, इस हमले का कोई अंतर्राष्ट्रीय सबूत नहीं होगा। दुनिया ये साबित नहीं कर पाएगी कि ये भारत ने किया या किसी प्राकृतिक सौर तूफान यानी सोलर फ्लेयर की वजह से हुआ। तो ये नई रणनीति दुश्मन को युद्ध में हराने के बारे में नहीं है। ये तो दुश्मन की लड़ने की काबिलियत को ही जड़ से मिटा देने के बारे में। खेल शुरू होने से पहले ही उसे खत्म कर देना। यही इस नई रणनीति का सार है। युद्ध लड़ना नहीं, बल्कि युद्ध शुरू होने से पहले ही दुश्मन की लड़ने की क्षमता को खत्म कर देना। जब दुश्मन के हथियार, कम्युनिकेशन, रडार सब कुछ बंद हो जाएगा तो वो लड़ेगा किससे? ये दुश्मन की नींव को चुपचाप काट देने जैसा है। तो आज की चर्चा का सार यह है कि सीमा पर जो तनाव हम देख रहे हैं वो सिर्फ सैनिकों की तैनाती का मामला नहीं है। ये शायद युद्ध के भविष्य की एक झलक है, जहां अदृश्य ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक तरंगें सबसे घातक हथियार हैं। और जहां सबसे बड़ा हमला वो है जो सबसे ज्यादा खामोश हो। बिल्कुल। इन स्रोतों का विश्लेषण यही बताता है कि भारत की तैयारी एक ऐसी लड़ाई की है जिसमें शायद दुश्मन को ये भी पता नहीं चलेगा कि उस पर हमला कहां से और कैसे हुआ। ये शक्ति प्रदर्शन से ज्यादा बुद्धिमत्ता और तकनीक का एक ऐसा युद्ध है जिसके नियम अभी लिखे जा रहे हैं। तो आखिर में श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार ये है, अगर भविष्य के युद्ध बिना किसी धमाके के सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक पल्स से लड़े और जीते जा सकते हैं, तो 21वीं सदी में राष्ट्रीय सुरक्षा और हमले की परिभाषा क्या होगी? जब दुश्मन को हराया नहीं बल्कि चुपचाप ऑफ कर दिया जाए, तो जीत और हार का मतलब क्या रह जाएगा?